Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we will have that discuss a very important lesson only for belongs is class 9th. My dear friend, my dear children, आज जो मैं ये क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है. माय डियर फ्रेंड, इसमें आपको मैं आज बताना चाहता हूं, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स. फ्यू आर फॉरेस्ट्रियल एनिमल्स and majority of animals, those who are fully helpful, fully useful for the farmers, and those animals for the using of the farmers. In the category of these types of animals is simply be called cattle farming. Cattle farming. So my dear friend, we will have to discuss here animal husbandry. Animal husbandry. What is the simple meaning of the animal husbandry? What is the simple meaning of the animal husbandry? What are animal husbandry? Animal husbandry क्या है? मैं इसको सबसे पहले क्लास 9th के बच्चों को मैंने कहा कि आज का जो मेरा लेक्चर है ये ओनली क्लास 9th के बच्चों के लिए है. तो यहां पर आप देखेंगे कि द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर देयर एग्रीकल्चरल मीन्स उसका उपयोग हम कहां पर कर रहे हैं? फॉर देयर एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन. और आर्थिक दृष्टि से एग्रीकल्चर में भी उसका यूज हो और इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से उसका उपयोग किया जाए. इस कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाता है. तो जो पशुपालन है माय डियर फ्रेंड, इसमें सबसे पहले आपको मैं कुछ विशेष बातों को बताना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एनिमल्स and those categories of animals, those who are giving the maximum amount of milk. And other countries, they simply be used for the two purpose. One is the maximum amount of milk and other is the flesh. So but in our country, India, animals are mostly be used for the purpose of high production of milk. मैं अपने यहाँ गायों को इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है गायों को पाला जाता है, पशुओं को पाला जाता है, उससे अधिक से अधिक दूध का उत्पादन हो सके. ऐसी स्थिति में मैं आपको बता देना चाहता हूं, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स. Within these case, few are buffalo, few are cow, goat, sheep, so as like many animals, those are simply give to the milk. So my dear friend, today only we had the discussing here a milk producing animals. Those who provide a maximum or majority of maximum amount of milk. For just as like here, within the case of cow, one is the gir. Their one variety is the gir. Simply we occur to the Gujarat. इस प्रकार की गाय जो आप देख रहे हैं काऊ, इस प्रकार की गाय जो आप देख रहे हैं ये मुख्यतः गुजरात की जाति है. गुजरात में पाई जाने वाली जाति है. साहिवाल, माय डियर फ्रेंड, साहिवाल एक ऐसी गाय है जिसके दूध का उपयोग बहुत ही मेजॉरिटी के साथ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ किया जाता है. उसका रीजन यह होता है कि इसके मिल्क में आपको फैट के अमाउंट, बटर के अमाउंट ज्यादा मिलते हैं, फैटी ज्यादा होता है. And they कैन नॉट बी गिव्स टू द सिंपल वे, इट्स गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क. For just like the Sahibal,
is simply the occur to the Punjab, Haryana, Chandigarh and our उत्तर प्रदेश। इस प्रकार की प्रजाति जो आपने देखा साहिवाल, यह पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जा रही है। एक जो है विशेष प्रकार की गायों के संचित्र है, जो मैंने बताया आपको कि विशेष प्रकार की गायों की प्रजातियां हैं। इन सभी के फिगर मैं अपने इस YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी के अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। आप इन गायों की विशेषताएं और इनकी नस्लों का अध्ययन पूरी तरह से कर लीजिए। और तीसरी वैरायटी मैंने भी अभी आपको बताया कि रेड सिंधी भी एक विशेष प्रकार की गाय है जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जिसका फेवरेबल क्लाइमेट वो आंध्र प्रदेश है। तो आपने देखा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ काऊ, गाय की विभिन्न जातियां हैं, एंड दीज वैरायटीज आर सिंपली गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो अधिक से अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करती हैं। माय डियर फ्रेंड, टुडे वी विल हैव द मैक्सिमम और मेजॉरिटी ऑफ यूज ऑफ द फिजिशियन का। जर्सी गाय का ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। रीजन क्या है? दे हैव गिव टू द सो मच अमाउंट ऑफ मिल्क, यह अत्यधिक मात्रा में हमको दूध दे रही है। उसका रीजन मैंने बताया आपको, उसका प्रोसेस मैंने बताया आपको, उसका कारण मैंने बताया आपको। व्हाई दीज हैव गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क? बिकॉज ऑफ they have crust, means in these types of cow is not be simple, this one is a crust cow। ये विशेष प्रकार की एक ऐसी गाय है जो कि क्रॉस मीन्स संकरण के द्वारा उत्पन्न की गई है, जिसको हमने कहा फिजिशियन काउ, जिसका नाम मैंने रखा जो है कहा गया साइंस की फैकल्टी में कि ये फिजिशियन काउ है। ये जर्सी गाय है। जर्सी गाय की विशेषता के रूप में मैंने बताया कि ये अधिकाधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन करती हैं। बट माय डियर फ्रेंड, इन माय ओपिनियन, दोज वैरायटीज ऑफ काऊ और एनी अदर कैटेगरीज ऑफ कैटल, they have take to the few amount of food and gives to the maximum amount of milk. In those categories of animals are very useful for the farmers। ऐसी गायों को, ऐसे पशुओं का ज्यादा से ज्यादा हमें उपयोग करना चाहिए जो कि कम मात्रा में भोजन ले और अधिक मात्रा में उत्पादन दे। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, लेकिन यह संभव नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी साइज आर वेरी लार्ज in the compare of other cows or other buffaloes or other any categories of cattle farming। अगर हम दूसरे कैटल को देखते हैं, उससे जानवरों को देखते हैं, तो उनके कंपेयर में इनकी साइज अगर बड़ी है तो साइज बड़ी होने का रीजन भी है। अगर साइज बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इनके भोजन की मात्रा भी ज्यादा होगी, ज्यादा भोजन करें। मैंने एक ऑब्जेक्ट बताया सिर्फ आपको, यदि इस प्रकार का संसाधन हमारे पास उपलब्ध, इस प्रकार की गाय हमारे पास उपलब्ध हो या इस प्रकार के कैटल हमारे पास हो, दे हैव टेक टू द फ्यू अमाउंट ऑफ फूड एंड गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क, जो कम मात्रा में भोजन लें, अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करें, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हैवी नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी कैटेगरी में हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, ऐसी कैटेगरी में हमारे साइंटिस्ट अभी वर्क कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैंने बताया काऊ के विषय में। तो यहां पर मैंने देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ काऊ। वन इज द गिर, जो गुजरात में मैंने बताया पाई जाती है। सेकंड साहिवाल, जो पंजाब या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। साहिवाल पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। यहां पर साहिवाल गायों की अधिकता है, और इसके विषय में मैंने विशेष प्रकार की टिप्पणी कर बताया आपको, ऐसी गाय जो होती है अधिकाधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करती है। और तीसरी विशेषता मैंने बताया कि रेड सिंधी जो होती है, ये अपने यहाँ की नहीं बल्कि कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ये आंध्र प्रदेश की है, और आंध्र प्रदेश की ये जो गाय है, ये दुग्ध उत्पादन में मीन्स मिल्क प्रोडक्शन में ये सबसे सर्वोत्तम मानी गई। वहां के नेचर के लिए सबसे सर्वोत्तम, वहां की प्रकृति के लिए ये सबसे सर्वोत्तम है। इट मीन्स दे आर इजीली वी सर्वाइव ऑन देयर ओन प्लेसेस। एंड बफेलो, आइए कुछ बफेलो के विषय में डिस्कस किया जाए। पशुओं के में हम कुछ भैंस के विषय में डिस्कस करें। इसके विषय में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके विषय में कुछ ऐसी बफेलोज हैं जो कि ज्यादा मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। माय डियर फ्रेंड, majority of cow they have gives to the maximum amount of milk in the compare of buffalo।
ढेर सारी गाय ऐसी हैं जो कि बफेलो के कंपेयर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। तो यहां पर आपने देखा कि उन गायों की विशेषताओं में उन भैंसों के रूप में जो गाय ज्यादा दूध दे रही हैं, और कुछ भैंसे जो मैं बताने चल रहा हूं भैंस के रूप में, बफेलो के रूप में, उसमें आप देखिएगा मुर्रा, पल्ली भैंस है मुर्रा भैंस, इनकी सींगें पूरी तरह से मुड़ी हुई होती है, इनको मुर्रा भैंस के नाम से जाना जाता है। सींगें पूरी तरह से यहां से ये मुड़ जाती हैं, मुर्रा भैंस। दूसरा है मेहसाना, मेहसाना एक मुर्रा है तो मेहसाना है। तीसरा है सुरती, सुरती, ये सुरती एक विशेष प्रकार की ऐसी भैंस होती है जिसके विषय मैंने भी अभी आपको बताया। They have simply be gives to the maximum amount of milk, but my dear friend, their body structure, shape, size are very large, very high. इनके शारीरिक संगठन बहुत ही बड़े, बहुत ही विशालकाय होते हैं, बहुत ही बड़े जानवरों में इनकी गणना की जाती है। It means they have take to the maximum amount of food. इसका साधारण सा मतलब होता है it simply be take to the maximum amount of food and gives to the maximum amount of milk, but it take to the maximum amount of food. ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क तो प्रोडक्शन करते ही हैं, उसके साथ ही साथ आपने देखा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर ये भोजन ज्यादा करेंगे तो दूध भी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी अभी आपको बताया कि इतना भोजन नहीं होना चाहिए कि उसका कंपैरिजन किया जाए तो पता यह चले कि दूध की मात्रा का अनुपात कम हो जाए। इन दिस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ कैटल आर हार्मफुल फॉर द फार्मर्स। ऐसी वैरायटी के जो है कैटल आसानी जो है नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं किसी भी प्रकार के जो है फार्मर के लिए, किसानों के लिए। भाई वो किसान ज्यादा मात्रा में उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा मात्रा में भोजन दे रहा है, बट वो क्या कर रहा है उसके कंपेयर उसको लो अमाउंट में मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। मिल्क उनका मीन्स उसका मिल्क प्रोडक्शन पावर जो है वो क्या है, वीक है, कम है। तो ऐसी कंडीशन में जहां मिल्क का प्रोडक्शन कम होगा, ऐसी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन उनके लिए नहीं मानी जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से क्लास 9 के बच्चों के लिए स्पेशल लेक्चर मैं दे रहा हूं, स्पेशल टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसी टॉपिक के विषय में आपको बताने चाह रहा हूं कि कैटल ब्रीडिंग क्या हो। आपने कैटल फार्मिंग देख लिया, एग्रीकल्चरिंग आपने देख लिया, कैटल की कैसे हमने उसको पालते हैं। इनके भोजन के लिए हरे चारे की व्यवस्था है। हरे चारे में अगर इनको भोज्य पदार्थों के रूप में दिया जाए, जैसे सुदान चरी हो गई, इनको मिला करके, और जो है इस तरह से गेहूं के भूसे को मिला करके दिया जाए, या जो अन्य प्रकार के जो मार्केट अवेलेबल हैं, चूनी है, चोकर है, इस तरह से मार्केट अवेलेबल हैं, उनका यूज किया जाए, तो उनके यूज से ये ज्यादा मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन कर सकती हैं और करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने आसानी पूर्वक देखा कि मैंने आज जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको, ये सिर्फ कैटल फार्मिंग के विषय में बताया। कैटल फार्मिंग क्या है? कैटल फार्मिंग का मतलब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैटल, नॉट बी सिंगुलर, नॉट बी इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ कैटल। एक विशेष प्रकार के जानवर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इन दोज कैटेगरीज ऑफ कैटल दोज आर गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क एंड इट्स टेक द मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड। कम मात्रा में भोज्य पदार्थों को लें और अधिक मात्रा में ये जो है दुग्ध का उत्पादन करें। इसी विषय में, इसी श्रेणी में मैं आपको आगे ले चलता हूं। आप लोग आगे देखिएगा कैटल ब्रीडिंग। माय डियर फ्रेंड, कैटल ब्रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कैटल ब्रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कैटल ब्रीडिंग के विषय में आपको बताना चाह रहा हूं। कैटल ब्रीडिंग के विषय में, कैटल ब्रीडिंग के विषय में, कैटल ब्रीडिंग में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना होता है कि हम किस प्रकार की गायों का, किस प्रकार की भैंसों का ज्यादा से ज्यादा जो है हम जो है ऐसा करें कि ये एक सिंपल, एक देसी गाय से, एक विलेजर्स काऊ से हम किस प्रकार से फिजिशियन काऊ पैदा कर सकते हैं। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग होता है, इसको बोला जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। तो कैटल फार्मिंग तो इजी है, बट क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो एनिमल्स आएंगे, जो नए इंडिविजुअल्स आएंगे, न्यू यंग वंस आएंगे, उनको डेवलप करना, फिर उनसे अधिकाधिक मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन करना, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है इन द केस ऑफ फार्मर्स।
फार्मर का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया कि सिर्फ आप खेती से मत जोड़िएगा, हर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से जोड़िएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके, हमारे फार्मर्स को बेनिफिट मिल सके। तो फार्मर इज ऑलवेज गोइंग ऑन बेनिफिट इफ फार्मर्स आर यूज्ड टू देयर ओन ब्रेन इन द डिफरेंट पथ। यदि हमारे किसान विभिन्न विभिन्न पथों पर अपने दिमाग का पूरी तरह से प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो जाहिर सी बात है वो जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है वो पैसे को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इकोनॉमिकली वो अपने को स्ट्रांग फील कर सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसी को बेस मान करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैंने कहा अभी आपको कैटल ब्रीडिंग का मतलब यह होता है कि हम कैसे इनको ब्रीड करते हैं। एक नेचुरल ब्रीडिंग होती है माय डियर फ्रेंड, एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है। पहली ब्रीडिंग मैंने बताया कौन सी, नेचुरल ब्रीडिंग। एक नेचुरल ब्रीडिंग होती है, नेचुरल ब्रीडिंग, यहां पर नेचुरल ब्रीडिंग का केस देखा गया। दूसरा मैंने कहा ये पहला नेचुरल ब्रीडिंग है, दूसरा है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल आपने देखा कि नेचुरल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग क्या होती है, नेचुरल ब्रीडिंग में कैटल्स जो होते हैं ये अपने आप विचरण करते रहते हैं। जब इनके गर्भाधान का समय होता है, जब इनके रिप्रोडक्शन का ब्रीडिंग पीरियड इनका आता है, ऐसी कंडीशन में ये स्वयं जो है फर्टाइल हो जाते हैं और स्वयं मीन से अपने ही पेयर के साथ फर्टाइल कर लेते हैं। इनको नेचुरल ब्रीडिंग कहा गया और वहां पर ये न्यू यंग वंस पैदा करते हैं, नई प्रजातियों को पैदा करते हैं। बट इन दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल दैट यू हैव सिंपली बी फॉर टू द नेचुरल ब्रीडिंग, दे हैव गिव्स टू द लो अमाउंट ऑफ ब्लड, लो अमाउंट ऑफ मिल्क। जो नेचुरल ब्रीडिंग वाले हैं उनमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता वो कम होती है इन द कंपेयर ऑफ फिजिशियन का और इन द कंपेयर ऑफ अदर काउ। जो मैंने अभी एग्जांपल आपके सामने ढेर सारे एग्जांपल मैंने शो किया कि गिरी है, साहिवाल है, जो मैंने एग्जांपल आपके सामने शो किया उसके कंपेयर को उससे अगर हम तुलना करते हैं, तुलना करने में हम ये पाते हैं कि जो हमारे पास जो कैटल ब्रीडिंग होती है, एक कैटल ब्रीडिंग और एक नेचुरल ब्रीडिंग होती है। नेचुरल ब्रीडिंग में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि स्पीशीज वही रहेगी, इस स्पीशीज में चेंजिंग नहीं आनी है। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रकृति में जो है एक जीव जो है अपनी ही जात के दूसरे जीव के साथ क्रॉस करता है। बट क्रॉस ब्रीडिंग जिसको कहा गया आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के केस में डियर फ्रेंड, ये अपने यहाँ की देसी गाय से हम फिजिशियन पैदा कर सकते हैं। जो सिंपल वे एक सामान्य और देसी भैंस से, बफेलो से हम एक विशेष या ऐसी वैरायटी की बफेलो पैदा कर सकते हैं, भैंस को पैदा कर सकते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में हो। इस तरह से आपने देखा कि ये जो पैदावार इनकी पैदा करने की जो क्षमता है वो क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू ज्यादा हो जा रही है। तो आज के अपने इस बढ़ते हुए क्लाइमेट में, इस चलते हुए क्लाइमेट में और इस प्रकार के जनरेशन में जहां पर कि हमारी पॉपुलेशन वो मल्टीप्लाइंग रेशियो में बढ़ रही है, एक गुणित अनुपात में बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन में अगर हमको एक नई स्पीशीज को पैदा करना हुआ तो हम क्रॉस ब्रीडिंग का ज्यादा उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग का ज्यादा उपयोग करते हैं। नेचुरल ब्रीडिंग को छोड़ करके क्रॉस ब्रीडिंग आ गई। अब क्रॉस ब्रीडिंग में हम अच्छी नस्लों की गायों को, अच्छी नस्ल की भैंसों को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे पैदा करवा सकते हैं ओनली ड्यू टू प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग के केस में आपने देखा तो यहां पर इस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग किया गया, पैदा हो गए। उसके बाद आता है कैटल कीपिंग। माय डियर फ्रेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कैटल कीपिंग। कैटल कीपिंग भाई, जब जानवर रख रहे हो तो उसकी सुरक्षा भी तो एक जिम्मेदारी बनती है। उसे खुले आसमान के नीचे ऐसे छोड़ दोगे? उसे बांध करके आप खुले आसमान के नीचे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। उसके रहने की व्यवस्था भी आपको करनी होगी, उसके खाने की व्यवस्था भी आपको करनी होगी, उसके लिए चारे की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं वो सारी व्यवस्था एक फार्मर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये फार्मर अच्छी व्यवस्था को दे ले रहा है, आसानी पूर्वक ऐसी व्यवस्था को दे रहा है, तो हमारी आसानी पूर्वक इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऐसी गायें या ऐसी भैंसें या ऐसे भेड़ बकरी जो क्लाइमेट के बेस पर चेंज हो गए तो उस तरह से आपने देखा कि अच्छा उत्पादन करेंगे।
लेकिन उसी के साथ ही साथ मैंने 3 बातों को ध्यान में रखाया आपको। पहले का मैंने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, सेकंड मैंने बताया कि कैटल फार्मिंग क्या होती है, थर्ड मैंने बताया कि कैटल ब्रीडिंग क्या होती है। कैटल ब्रीडिंग में मैंने बताया आपको कि नेचुरल ब्रीडिंग क्या है और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्या है। नेचुरल ब्रीडिंग में मैंने बताया जो प्रकृति प्रदत्त ब्रीडिंग होती है। आर्टिफिशियल में जो डॉक्टर के द्वारा क्रॉस जो है वो सीमेन को ले आकर के क्रॉस कराते हैं, चढ़ा देते हैं और ऐसी कंडीशन में एक नई स्पीसीज को ओरिजिनेट करते, नई जातियों को पैदा करते, उसको क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। अर्थात देसी गायों से एक जो है फिजिशियन काऊ को पैदा किया जा सकता है। सामान्य भैंस से हम मुर्रा भैंस पैदा कर सकते हैं या डिफरेंट ऐसी वैरायटीज की पैदा कर सकते हैं। दोज हैव टेक द मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड एंड दिस गिव्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया अभी आपको, जो टॉपिक मैंने जो क्लियर किया आपके सामने, या सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर क्लियर किया कि हमारा जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस सिर्फ इस बात पर न डिपेंड करे कि हमारे पास जो गायें हैं, जो भैंसें हैं, उसी से हमको अपना जीवन यापन कर लेना नहीं। एक किसान के लिए उपयोगी है, एक किसान के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी ये बातें होती हैं कि किस प्रकार से उनका उपयोग ज्यादा मात्रा में वो कर ले रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो आज आपके सामने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, बताया आपको, समझाया आपको। ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले टॉपिक पर मैं डिस्कस करने से पहले बता रहा था कि कैटल ब्रीडिंग क्या होती है, कैटल कीपिंग क्या होती है। कैटल कीपिंग में मैंने आपको बताया कि पशुओं के रहने का स्थान, रहने के स्थान के विषय में अगर क्लाइमेट वेरिएबल है, क्लाइमेट चेंजिंग है, तो माय डियर फ्रेंड अगर क्लाइमेट चेंजिंग हो रही है, ऐसे चेंजिंग क्लाइमेट में आप कभी भी एक ही क्लाइमेट में एक ही प्रकार के पशु को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप जब पशुओं को अन्य स्थानों पर ले जाएंगे तो वहां पर उनके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे हम अपने लिए गर्मी के समय में, जाड़े के समय में, बरसात के समय में अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे जब क्लाइमेट या सीजन वेरिएबल हो, चेंज हो, ऐसे ही चेंजिंग हमको जो है कैटल के भी लाइफ में करनी चाहिए। तो ये कैटल के लाइफ में चेंजिंग है। अगर हम कैटल की लाइफ में चेंजिंग नहीं करते हैं तो फिर कैटल कीपिंग हम नहीं कर सकते, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके, अगर हम कैटल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क। भाई हम उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहे तो हम क्या उनसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमको ज्यादा मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन हो, तो कैसे होगा, कहां से होगा? दिस नॉट बी फेयर, ये सही नहीं है। फेयर तो तब होता जब उनके लिए हम एक फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेट देते। तो यहां पर मैंने फेवर क्लाइमेट और फेवरेबल कंडीशन देने का श्रेय हमारा होता है। अगर हमने उनको दिया है तब कहीं जाकर उनसे हमारा जो है, उनसे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ आइए देखते हैं कैटल फीडिंग। कैटल फीडिंग माय डियर फ्रेंड, कैटल फीडिंग में पहला है रफेज। जो लोग भूसा वगैरह खिलाते थे, रफेज भूसा वगैरह, रफेज। तो रफेज को देकर के, ऐसे मटेरियल को देकर के जो सिंपली हो, ऐसे मटेरियल का अगर यूज किया जाए और हाई पावर ऑफ मिल्क को ध्यान में रख करके, दे हैव गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क, हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि इससे हमको ज्यादा मात्रा में दूध मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? हम उसको सिर्फ रफेज देंगे, सिर्फ भूसा देंगे नहीं। हमारी शरीर कब स्वस्थ रहेगी? when we have take to the balanced diet, not be a complete diet, when we have take to the balanced diet। जैसे अपने बॉडी के लिए मैंने कहा कि मैं बैलेंस डाइट का उपयोग करता हूं, सेम एज लाइक ऐसे कैटल के लिए भी आप आइए तो कैटल के लिए भी बताया गया कि वहां पर भी देखा जाना चाहिए कि उनके लिए भी उसी प्रकार के भोज्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जिस प्रकार के भोज्य पदार्थों को हम आसानी पूर्वक आज उपयोग में ला रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको इस तरह से जो है कैटल फीडिंग का ध्यान में रखना है, कैटल फीडिंग को ध्यान में रखना है, तो कैटल फीडिंग को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ज्यादा मात्रा में, अधिकाधिक मात्रा में आपको ऐसे जीवों का उत्पादन करना है जिनकी फीडिंग जो है उसका पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जीव क्या खाते हैं, किस क्लाइमेट में कौन से फूड इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। देन those types of those categories of animals have simply be gives to the maximum amount of milk। तब जाकर के ऐसे जीव अधिकाधिक मात्रा में आपको मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं।
अन्यथा अगर आप सोचें कि ऐसा हमने नहीं किया या हम नहीं कर पा रहे हैं और हम फाइंड आउट उससे करने की कोशिश करें, उससे अधिकाधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने की कोशिश करें, मिल्क प्रोडक्शन की कोशिश करें, तो ऐसा संभव नहीं है। हमको उनके फीडिंग के ऊपर भी, उनके भोज्य पदार्थों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। अगला होता है कंसंट्रेट्स। माय डियर फ्रेंड, कंसंट्रेट्स मीन्स ये सांद्रताएं जो होती है, मीन्स जैसे बाजरा है, मैज है, इन सभी को, गेहूं, व्हीट हो गया, इन सभी को मिक्सअप करवा लेते हैं। मैंने कहा कि मक्का है, जौ है, बाजरा है, इनको मिक्सअप करवा करके इनको पिसवा दिया जाता है और उसी के साथ ही साथ इनको भोज्य पदार्थों के साथ ही साथ इनको मिक्सअप करके दिया जाता है। ऐसे दिया जाए, इनको टाइमली दिया जाए, तो निश्चित एक समय पर इनसे मिल्क का प्रोडक्शन अधिक होगा। ये सारी बातों का ध्यान एक अच्छे फार्मर को रखना पड़ेगा और रखना चाहिए यदि उनको हाई पावर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को प्राप्त करना है। माय डियर फ्रेंड, यदि ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं, दे हैव नॉट बी सिंपली बी कॉल्ड टू द गुड फार्मर। उनको हम अच्छे किसान की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो अच्छा किसान मैंने वही बताया जो इन सारी बातों को ध्यान में रखे, इन सारी बातों को ध्यान में रखे। कैटल हेल्थ केयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैटल हेल्थ केयर, कैटल हेल्थ केयर, व्हाट इज कैटल हेल्थ केयर? माय डियर फ्रेंड, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ डिजीजेस हैव सिंपली अकर इन द क्लाइमेट इन द एनिमल्स। ढेर सारे रोग एनिमल्स में होते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर हमको आपको थोड़ा सा भी कोई डिजीज इफेक्ट करती है, हम और आप अपनी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं, अपनी बॉडी के लिए कितने सारा मेडिसिन यूज करते हैं। लेकिन गायों का, भैंसों का, या अन्य पशुओं का, भेड़ का, बकरियों का, अगर उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके जीवन में इस तरह से जो है उनके हेल्थ केयर पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन भी पैदा हो जाएगी कि ऐसे जीव असमय ही मृत्यु के गाल में समा जाएंगे, असमय ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि उनके हेल्थ को लेकर के, भाई उनसे हमको अधिक प्रोडक्शन लेना है, तो उनके हेल्थ को ध्यान में रखना है। फीडिंग के द्वारा, भोजन के द्वारा, भोज्य पदार्थों के द्वारा, साथ साथ न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उनको, पोषक पदार्थों को दे रहे हैं उनको, उसके साथ ही साथ उनका हेल्थ केयर भी करें। कैल्शियम टाइमली हमको देना है। कैल्शियम, मैंने कहा कि कैल्शियम टाइमली देना है। तो अगर कैल्शियम टाइमली दे रहे हैं और उनके बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स की कमी होती है, उन कमियों को डॉक्टर से एडवाइस लेकर के उसको हम पूरा करते चले जा रहे हैं, तो वो भी सामान्यतः हमारे आपकी तरह से वे लोग भी सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। और जब जीव स्वस्थ रहेगा, सिंपली विद्या है गिव्स टू अस ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क फॉर अस। और हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो टू दीज इंस्ट्रक्शन इन आवर कैटल। हमको अपने पशुओं के लिए इन इंस्ट्रक्शन का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा। यदि हमने इसका अनुपालन नहीं किया और हम ये बेस बना लिए, चलिए हम अनुपालन तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम अधिक मात्रा में इनसे मिल्क प्रोडक्शन ले लेंगे, पशु बीमार है, कैटल हेल्थ केयर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उससे जब मिल्क का प्रोडक्शन अधिक लेने की कोशिश आप कैसे कर सकते हैं? बॉडी टेम्परेचर भाग रहा है, काफी ज्यादा हाई हो गया, फीवर है उनको, ऐसी कंडीशन में क्या आप उनसे दूध के उत्पादन को ध्यान में रख सकते हैं? उनसे दूध आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं आप प्राप्त कर सकते। हाँ, आप प्राप्त करना हो तो इसके लिए मैंने आपको बताया, अगर आप प्राप्त तभी कर सकते हो जबकि आप उनके लिए पूरी तरह से हेल्थ केयर का जो है प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करो। हेल्थ केयर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपको ढेर सारे टेक्निक आपको बता दिए। इनमें जो डिजीजेज होती हैं, जैसे आप लोग देखिए एंथ्रेक्स, उनके गला घोंटू जिसको बोला गया, एंथ्रेक्स हो जाती है, गला घोंटू बोल जाता है। फूड एंड माउथ डिजीज, उनके मुख में और गले में ये रोग होते हैं, फूड एंड माउथ डिजीजेज। उनमें फूड एंड माउथ डिजीजेज में आप देखा कि फूट, पैर, फूट, FOOT, फूट मीन्स पैर, जिसको खुर पका, मुंह पका का बोला जाता है। ये फोड़े बन जाते हैं, इसमें फोड़े बन जाते हैं।
तो इनका भी एक अच्छे फार्मर का वर्क है कि इनका भी आसानी पूर्वक समयानुसार इनका भी ट्रीटमेंट किया जाए। यदि इनका भी समयानुसार ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर इनको रोगों से बचाया जा सकता है। भाई अगर उसके पैर में, उसके मुंह में खुर पका है, मुंह पका है, डिजीजेज हैं, तो क्या ऐसे एनिमल्स वे आपको अधिक मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उनके हेल्थ केयर पर विशेष ध्यान देना होगा। सो अंडर कैटल प्लेटेड एंड काउपॉक्स जैसे मेजल पॉक्स, चिकन पॉक्स होता है, काउपॉक्स भी होता है, इस पर भी ध्यान देना। काउपॉक्स गायों में भी ये तो वायरल डिजीज है, ध्यान दीजिएगा, ये सब वायरल डिजीज है। एंथ्रेक्स ए बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद मैंने जो खुर पका, मुंह पका बताया, या फिर जो है रेनपेस्ट बताया, रेनपेस्ट है या काउपॉक्स है, ये तीनों जो है वायरल डिजीजेज हैं। बैक्टीरियल डिजीज में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हीमोरहैजिक स्पेसिमिया, ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस पशुओं में भी होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि कैटल फार्मिंग में हमको जैसे अपने बॉडी पर, अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, सेम एज लाइक, ठीक इसी प्रकार से पशुओं के भी स्वास्थ्य को हमको पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा। अगर हम उनके भी स्वास्थ्य को पूरी तरह से ध्यान में रख रहे हैं, then they have give to the maximum amount of milk and limit time of duration, कम समय में अधिक मात्रा में दूध देंगे, and they have gives to the long time, और ये दूध लंबे समय तक उनसे आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस तरह से यूज नहीं किया तो लंबे समय तक आप मिल्क को प्राप्त नहीं कर सकते। तो दिस वाज द मेथड, दिस वाज द प्रोसेस, दिस वाज द टेक्निक ऑफ द पोल्ट्री ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल फार्मिंग। हमको पशुधन करना है, पशुधन पालन करना है, उससे इकोनॉमिकली हमको स्ट्रांग होना है, तो इसके लिए हमको इन सारे प्रोसेस को ध्यान में लाना होगा, वर्क करना होगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस जो टॉपिक, जो शीर्षक, जो भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने बताया है आपको एनिमल हस्बेंड्री के विषय में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिया है आज क्लास 9 के लिए। और इसके बाद के टॉपिक जो पोल्ट्री फार्मिंग है और फिश फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, हनी बी फार्मिंग है, ये तीनों टॉपिक ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो मैं क्लास 9 के बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई मेरे चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के चैनल को सब्सक्राइब करके इन टॉपिक को पूरी तरह से जो है उसमें वीडियोज में जाकर के देख लेंगे। ये सारे टॉपिक हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के जो है अपना जो लेक्चर मैंने दिया है, जो समझाया मैंने आपको, मैंने कहा है कि मैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा लेक्चर हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोडेड है। आप जब कहीं भी किसी भी टॉपिक को ध्यान में रख करके अगर डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर जा करके वहां पर आप जो है उस टॉपिक को सर्च करके आसानी पूर्वक आप पढ़ सकते हो। अगर आप ऑल वीडियोस को क्लिक करोगे तो हमारे सारे YouTube के वीडियोज आ जाएंगे। जितने भी YouTube पर मैंने वीडियोज अपने अपलोड किए हैं, ये सारे वीडियोज आपको आसानी पूर्वक मिल जाएंगे। उनमें से जिस क्लास के बच्चों को जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, वे आसानी पूर्वक उस टॉपिक को ओपन करें, खोलें, पढ़ें और उसका नोट प्रिपेयर करें। क्योंकि मैंने बताया आपको टाइम बहुत ही शॉर्ट है, एग्जाम आपके नजदीक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके ये जितने भी टॉपिक दिए जा रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, जो भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, उसको लाइक करेंगे, मैक्सिमम में इसको शेयर करेंगे। आप जितना ज्यादा उसे शेयर करेंगे, ये मेरा नॉलेज मैंने बताया है, उतना ही ज्यादा लोगों के बीच इसका फैलता चला जाएगा। जब मेरा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे जब ये नॉलेज मेरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे,
जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि जो कंडीशन जो है, ये जो कंडीशन चल रही है, ये जो है कंडीशन में अभी देखा आपने, अभी जो है 23 से ये डिसीजन लिया जाएगा कि पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या ग्रेजुएट लेवल के स्कूल या कॉलेजों को कैसे खोला जाए, किन नियमों को खोला जाए। इन बातों को गवर्नमेंट ध्यान में रख रही है, क्योंकि वायरल डिजीजेस का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है। तो वी आर हाउ कैन वी प्रोवाइड टू प्रोटेक्शन अवर लाइफ, हम किस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रख करके मैंने आज के टॉपिक को आपको बताया, समझाया, एक्सप्लेन किया। सो माय डियर फ्रेंड, आज के अपने इसी टॉपिक के साथ, और यह जो मेरा कंप्लीट लेसन हो गया क्लास 9th का, ये मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया है। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आपसे विदा लेना चाहता हूं। इसके लिए थैंक यू।